हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन को किस रूप में चित्रित किया, इस पर प्रकाश डालिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाले समर्थ रचनाकार थे, जिन्होंने गांधी जी के राजनीति में आने से पहले ही सन 1908 से 1918 में अपनी कहानियों के माध्यम से स्वाधीनता संघर्ष को रेखांकित करते हुए औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया था। 1908 में ही उनका सबसे पहला कहानी संग्रह सोजे वतन औपनिवेशिक शासन द्वारा केवल इसलिए जब्त कर लिया गया था क्योंकि उसमें प्रेमचंद की देशभक्ति की भावना दिखाई पड़ती थी। इसके बाद प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में इसी राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति के लिए एक अलग तरीके का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे प्रायः अंग्रेजी में विकेरियन नेशनलिज्म कहते हैं। और इसी के अनुरूप प्रेमचंद ने सन 1911 से 14 की अवधि में प्रकाशित राजा हरदौल, आल्हा, राजहट एवं केफरे करदार, बांका जमींदार, अनाथ लड़की जैसी कहानियों में अत्यंत परोक्ष रूप से भारतीय जनमानस में व्याप्त उन भावनाओं को जागृत करने का सशक्त प्रयास किया जो इस देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के लिए अत्यंत आवश्यक था। इन कहानियों के बीच ही उन्होंने वियोग और विलाप जैसी महत्वपूर्ण कहानियां भी लिखी, जो सीधे सीधे स्वाधीनता आंदोलन की भावना को चित्रित करती है। प्रेमचंद के अंदर स्वाधीनता तथा देशभक्ति की भावना इतनी कूट कूट कर भरी हुई थी कि उन्होंने सन 1921 में अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर अपनी कहानियों में स्वाधीनता संघर्ष को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया। दुस्साहस, लाग डांट, विचित्र होली, आदर्श विरोध, लाल फीता, सुहाग की साड़ी, माता का हृदय एवं बोड़म, परीक्षा, दीक्षा, इस्तीफा के साथ साथ ही खूनी, प्रतिशोध, राजभक्त, शतरंज के खिलाड़ी आदि जैसी महत्वपूर्ण कहानियां प्रस्तुत की जा सकती है, जिनमें मुख्यतः स्वदेशी आंदोलन, नशाबंदी, स्वराज प्राप्ति के उद्देश्य के साथ ही औपनिवेशिक शिक्षा और न्याय की आलोचना के अंतर्गत उस राजनीतिक पतन और भारतीयों में विद्यमान कर्तव्य बोध के अभाव को भी बखूबी चित्रित किया है, जिसकी पृष्ठभूमि के कारण तब भारत अंग्रेजी शासकों का गुलाम बना था। स्वाधीनता संघर्ष जैसे जैसे तेजी पकड़ता जा रहा था, प्रेमचंद की कहानियों में भी उसी प्रकार की तेजी तथा नए नए रूपों के साथ देश प्रेम और स्वाधीनता का स्वर अभिव्यक्त हो रहा था। इसीलिए 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक भी
स्वाधीनता आंदोलन की दृष्टि से अत्यंत क्रियाशील बना रहा था तथा इस दौर के आंदोलन की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें किसानों, मजदूरों और स्त्रियों ने भी आगे बढ़कर अपनी अभूतपूर्व जिम्मेदारी निभाई थी तथा इस प्रेमचंद जैसे समर्थ रचनाकार को इस संवेदनात्मक बोध का भी अनुभव था, क्योंकि उनकी पत्नी शिवरानी देवी भी इस आंदोलन में शामिल होकर जेल की सजा भुगत आई थी। प्रेमचंद की इस काल की माँ, पत्नी से पति, होली का उपहार, आहुति आदि कहानियों में भारतीय राजनीति के क्षेत्र में आए इस व्यापक परिवर्तन का बहुत ही विश्वसनीय अंकन हुआ है और इसीलिए स्त्री जागरण की दृष्टि से ये बेजोड़ कहानियां हैं। इसी तरह प्रेमचंद ने समर यात्रा और जुलूस जैसी तीसरे दशक की कहानियों के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में सामान्य जन की हिस्सेदारी को भी बखूबी चित्रित किया है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रेमचंद ने अपनी कहानी में स्वाधीनता आंदोलन को किस रूप में चित्रित किया। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।